नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक गण और भी सब जो महानुभाव लोग हैं और विद्यार्थी मित्र, सभी भावी नेता, फ्यूचर लीडर्स ऑफ आवर नेशन जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको मिलकर के बड़ी प्रसन्नता है। रविशंकर विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई, इसलिए और भी ज्यादा आनंद है। इट इज लाइक होम कमिंग। मैं अपने घर वापस आया। मकर संक्रांति का दिन है। स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति को ही हुआ था। उस समय के जमाने में मकर संक्रांति 12 जनवरी को आती थी, तो 12 जनवरी को मकर संक्रांति को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। जहां स्वामी विवेकानंद ने 1 वर्ष से अधिक बिताया, ऐसे रायपुर में हम लोग यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे हैं। कल एयर हॉस्टेस को मैंने बताया कि भाई तुम्हारे अनाउंसमेंट में गड़बड़ है। उसने ये कहा कि हम रायपुर पहुंच गए। मैं बोला भाई हमने बड़ी मेहनत से रायपुर का एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रखा, उसको तो बोल। तो बेचारी शर्मा गई। बोला अच्छा ठीक है, मैं भी याद रखूंगी। तो ये रायपुर जहाँ का एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद पर है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपना जो चरित्र गठन का सबसे महत्वपूर्ण एक समय रहता है, वो समय यहाँ पर बिताया और यहाँ पर उन्होंने संगीत की विद्या प्राप्त की, अपने चरित्र निर्माण की विद्या प्राप्त की। शैशव अवस्था में वह रायपुर, उस रायपुर में पंडित रविशंकर जी के नाम से प्रस्थापित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय और आप सभी यहाँ पर उपस्थित, मकर संक्रांति का दिन, प्रसन्नता होना ही है, बड़ी प्रसन्नता है। तो सबसे पहले मैं अभिनंदन देना चाहूंगा रविशंकर विश्वविद्यालय को कि भाई इस प्रकार से यह जो विवेकानंद पीठ यहाँ जो शुरू हुई है, जैसा कि आपके वाइस चांसलर साहब ने बताया कि ये बहुत रेयर है, केवल 5 ही लोगों को यह मिला, तो उसमें से यह रविशंकर विश्वविद्यालय का चयन हुआ और ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी योग्य बात है, क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। अब इस चेयर के द्वारा हम ऐसा चाहते हैं कि और भी अधिक इतना अच्छा प्रदान हो कि सारे देश को यहाँ पर आना पड़े विवेकानंद जी के जीवन संदेश को समझने के लिए, और आज के इस युग की जो मांग है वो किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के जीवन संदेश से पूर्ति हो सकती है, इसकी बातचीत, इसका मार्गदर्शन यहाँ प्राप्त हो। तो ये हम चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद चरण में ये प्रार्थना करते हैं कि इस चेयर के द्वारा यह जो स्वामी विवेकानंद पीठ की जो यहाँ पर स्थापना हुई है, उसके द्वारा और भी बड़े बड़े कार्य होंगे, जिसकी असर न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल भारत में, समस्त विश्व में होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। विषय दिया गया है युवा शक्ति और नेतृत्व के आदर्श स्वामी विवेकानंद। बहुत ही सुंदर विषय है, पर इतना विस्तारित विषय है, उसे कहां से प्रारंभ करें, कहां समाप्त करें, और हम अधिक समय देना चाहते हैं प्रश्नोत्तरी के रूप में। अधिक से अधिक समय मैं उसमें देना चाहूंगा, इसलिए मैं अत्यंत संक्षेप में ये कुछ बातें रखूंगा कि आज युवा शक्ति को हमें नेतृत्व देना यदि है तो स्वामी विवेकानंद जी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने सोचा कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को समर्पित हो। जिस प्रकार से शिक्षकों के लिए एक समर्पित दिन है,
कौन सी तारीख? 5 सितंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन। एक दिन समर्पित है बालकों के लिए, बच्चों के लिए, बाल दिवस। कौन सी तारीख? 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार से भारत सरकार ने सोचा एक दिन होना चाहिए जो युवाओं को समर्पित हो। एक कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि आज के युवा वर्ग की जो समस्याएं हैं, आज के युवा वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद का जीवन और संदेश उनके लिए अत्यंत महत्व का हो सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। और इसलिए हमारा राष्ट्र 1985 से प्रतिवर्ष ये राष्ट्रीय युवा दिन मनाता है, नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं। तो ये नेतृत्व, लीडरशिप जो स्वामी विवेकानंद के माध्यम से आज के युवाओं को मिलेगी, उसके द्वारा स्वामी युवाओं का चरित्र निर्माण होगा और फिर वे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व निर्माण के लिए अग्रसर हो सकेंगे। ये पक्की बात है। यूथ एनर्जी, युवा शक्ति, उसको भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एनर्जी तो बहुत है, शक्ति बहुत है, परंतु उसको रिफाइन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बड़ौदा में एक रिफाइनरी है, गुजरात रिफाइनरी। वहां पर क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को डालते हैं और क्रूड ऑयल को रिफाइनरी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालते हैं, तो उसमें से पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। फिर वो पेट्रोल और डीजल से मोटर गाड़ियां चलती है। जो चला लो, हवाई जहाज चला लो, मोटर गाड़ी चला लो, स्कूटर चला लो, मोटरसाइकिल चला लो, जो चला लो, पर क्रूड ऑयल डालोगे तो मोटरसाइकिल ठप, कार ठप, कितनी भी अच्छी कार हो नहीं चलेगा। क्रूड ऑयल को पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाल करके उसको रिफाइन करो, सब गाड़ियां चलने लगी। उसी प्रकार से आज की युवा शक्ति के पास बहुत शक्ति है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता भी बहुत है, आईक्यू लेवल भी बहुत हाई है। अब उसको स्वामी विवेकानंद के जो साहित्य है उसकी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालो, स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ उनको अवगत करा दो, और तब देखो इतनी बढ़िया वो यूथ एनर्जी होगी जो सारे देश को और सारे विश्व का पुनर्निर्माण कर सकेगी। ऐसी यूथ एनर्जी हमारे पास है। आज सारे विश्व में सबसे अधिक युवा भारत के पास है और सबसे भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या युवाओं की है। That is why it is the most ancient country and still the youngest country of the world। प्राचीन, सबसे प्राचीन देश, बाकी प्राचीन देश तो बहुत थे पर उनका नामो निशान नहीं है। ज्योग्राफी में मिलेगा, भूगोल के उसमें आपको नक्शे में तो मिल जाएगा, पर उनका कोई स्थान नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद तो वर्ल्ड लीडर थे। वो केवल एक संस्था के नेता नहीं थे, एक राष्ट्र के नेता नहीं थे, वैश्विक नेता थे। ही वॉज ए वर्ल्ड लीडर एंड ही हैड अ वर्ल्ड विजन। उन्होंने कहा था आज रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, कैसी उनकी ग्लोरी थी, बट वेयर इज ग्रीस, वेयर इज रोम, बट इंडिया स्टिल परसिस्ट, इंडिया स्टिल एग्जिस्ट, द मोस्ट एंशिएंट civilization is still existing because of its spirituality। ये आध्यात्मिक हमारी जो जड़ है उसके कारण आज हम भी जीवित हैं। पर स्वामी विवेकानंद was इतना ब्रॉड उनका विजन था। He said we want the best of East and West, best of East and West। और उन्होंने कहा the Roman civilization was great, grand, but it died because of its brutality। रोमन सभ्यता बहुत महान थी पर वो क्यों मर गई? क्योंकि बर्बरता के कारण। ग्रीक सिविलाइजेशन वाज ग्रेट, ग्रीक सिविलाइजेशन सभ्यता बड़ी महान थी, बट इट डाइड बिकॉज ऑफ इट्स सेंसुअलिटी, मटेरियलिज्म। ये जो भौतिकवाद के कारण, अत्यधिक भौतिकवाद के कारण ग्रीक सभ्यता का अंत हुआ।
इंडियन सिविलाइजेशन वॉज ग्रेट, भारतीय सभ्यता महान थी, सारे विश्व में सबसे अधिक महान थी। इट डिड नॉट डाई, मर नहीं गई, पर उसका बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ, उसका पतन हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इम्प्रैक्टिकलिटी। वेदांत तो दर्शन बहुत महान है, पर उसको हमने व्यवहार में नहीं लाया। ये प्रश्न पूछा गया था स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जब वो गए थे कि आप भारतीय संस्कृति की और इसके बड़े गुणगान कर रहे हैं अपने देश के, क्यों आपका देश तो गुलाम है, क्यों आपका देश गरीब है, क्यों आपके देश में लोग इतने भूखे नंगे हैं, क्यों आपका, यदि आपका वेदांत दर्शन इतना महान है तो क्यों इतना इस प्रकार से आपका देश पिछड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, यस आई एक्नॉलेज, हमारा देश आज पिछड़ा हुआ है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, पर उसका कारण हमारा वेदांत का दर्शन नहीं है। हमारा वेदांत का दर्शन सारे दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ है, पर हमारी अवनति इसलिए हुई कि जब से हमने उस वेदांत के दर्शन को दैनिक जीवन के व्यवहार में लाना बंद कर दिया, तब से वो हमारा यह अवनति हुआ है। इसलिए व्हाट वी वांट इज नॉट वेदांता, स्वामी जी ने कहा, वी डू नॉट वांट वेदांता नाउ, व्हाट वी वांट इज प्रैक्टिकल वेदांत। हमें व्यावहारिक वेदांत चाहिए, जो जीवन व्यवहार में लाया जाए, उस प्रकार का वेदांत हमें चाहिए, उस प्रकार का वेदांत दर्शन, तब ये भारत महान बनेगा। तो उन्होंने एक वर्ल्ड लीडर के हिसाब से उन्होंने एक वर्ल्ड विजन दिया, वर्ल्ड विजन दिया कि हमें किस प्रकार की सभ्यता चाहिए विश्व में। तो उन्होंने कहा, द फ्यूचर सिविलाइजेशन विल बी ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन minus its materialism, added to that a Roman civilization minus its brutality, added to that Indian civilization minus its impracticality, and that will be an ideal civilization for the whole world. ये सारे विश्व के लिए ऐसी आदर्श सभ्यता होगी जिसमें ग्रीक सभ्यता की सभी जो सुंदरता, रोमन सिविलाइजेशन की जो रोमन सभ्यता की जो महानता और भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिकता, ये सभी उसमें होगी और उसके अवगुण उसमें नहीं रहेंगे, तो अब जाकर के एक महान वैश्विक सभ्यता होगी। तो वैश्विक सभ्यता का उन्होंने विजन दिया, बट एन आइडियल लीडर इज ए ग्रेट विजनरी एंड ए ग्रेट मिशनरी, टू इन वन। नॉट ओनली दैट ही गेव द विजन, उन्होंने ग्लोबल विजन दिया इतना नहीं, बट ही वाज ए ग्लोबल लीडर हु गेव ए ग्लोबल विजन एंड आल्सो ए ग्लोबल मिशन। आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सब जगह बात हो रही है ग्लोबलाइजेशन। हाँ, इकोनॉमिक फ्रंट में आ गया, आर्थिक क्षेत्र में आ गया, और बोलते हैं अभी ग्लोबल विलेज हो गया, सारा विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया, एक ग्राम बन गया, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिटी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, सारा विश्व एक साथ जुड़ गया है इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सभी जगह पर मोबाइल के द्वारा। अभी देखो एक मोबाइल बज रहा था, अभी आप लोग का साइलेंट इतना अच्छा है, नहीं सभी मोबाइल बजना शुरू कर दे तो। परंतु आज स्मार्टफोन की बात आ गई, स्मार्टफोन, उसके कारण सारा विश्व एक हो गया। जो न्यूज हमको मिलने में दिनों लगते थे, टेलीग्राफ आता था, ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम आता था, उसको भी 2 दिन लगते थे, अभी 1 सेकंड में आपको पता लगता है सारे विश्व में क्या हो रहा है। यू आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड इमीडिएटली। तो सारा ग्लोबलाइजेशन का आ गया, इट हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। फिजिकल डिस्टेंस भी कम हो गया, भौतिक दूरी कम हो गई, ये तो बात सच है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए गए, 31 मई 1893, 31 मई 1893 को उन्होंने बम्बई से जहाज लिया, पहुंचे 25 जून को, 2 महीने के बाद वहां पर शिकागो। और मैं अभी गया था अमेरिका, तो सुबह रात को 2 बजे निकला, 12 बजे मैं न्यूयॉर्क में था। 2 बजे सुबह 4 बजे निकला मुंबई से और 12 बजे दोपहर को न्यूयॉर्क। तो देखिए फिजिकल डिस्टेंस कम हो गया, भौतिक दूरी कम होगी। इट इज ए ग्लोबल विलेज, इट इज ग्लोबलाइजेशन आ गया। बट वेयर इज द ग्लोबल पीस?
विश्व शांति कहाँ है? विश्व शांति तब तक नहीं आ सकती, ग्लोबल पीस तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हमारे पास ग्लोबल लीडर नहीं रहेंगे, वैश्विक नेता नहीं रहेंगे। और ऐसे वैश्विक नेता है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विश्व शांति की बात की। 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। याद रखना वो भी 9/11 था, 11 सितंबर 1893। 9/11 को स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय की बात कही, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कही, विश्व धर्म की बात कही, विश्व भातृत्व की बात की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की, चेतावनी दी यदि हमने इस सांप्रदायिकता को, धर्मांधता को यदि हमने गुड बाय नहीं किया, उसको विदाई नहीं दी, तो हमें बहुत बड़ा कड़वा फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले हमने कई खून की नदियां बही है धर्म के नाम पर, और भी ज्यादा हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी यदि हम धर्मांधता को तिलांजलि नहीं देंगे और सांप्रदायिकता की भावनाओं को तिलांजलि नहीं देंगे। पर वो चेतावनी हमने स्वीकार नहीं की, हमने उसको नहीं सुना ठीक से, इसलिए क्या हुआ? दूसरा 9/11 हुआ। ठीक 108 साल बाद और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नष्ट हो गए। आज भी बहुत बड़ा यह डर है, एक भय है कि विश्व युद्ध हो सकता है और सारा विश्व नष्ट हो सकता है। आज विश्व के पास इतने सारे एटॉमिक वेपन हैं, न्यूक्लियर वेपन हैं, जिससे न केवल एक बार, 6 बार संपूर्ण विश्व नष्ट हो सकता है, एक बार नहीं। ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन हमारे पास विश्व में हैं, 6 टाइम्स कंप्लीट विनाश हो सकता है। आइंस्टाइन को पूछा गया था कि भाई आपका 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या संबंध है, तो उन्होंने कहा भाई 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकूंगा, 4th वर्ल्ड वॉर के बारे में बता सकता हूं। यदि 4th वर्ल्ड वॉर होगा तो वो लकड़ियों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा लड़ा जाएगा। It will be a war with sticks and stones. क्यों? 3rd वर्ल्ड वॉर में संपूर्ण सभ्यता ऐसी विनाश हो सकेगी कि we will start with stone age, फिर वो पत्थर के युग में हम चले जाएंगे। तो यदि हमको पत्थर के युग में नहीं जाना है तो स्वामी विवेकानंद के संदेश को सुनना पड़ेगा। मेरी बात नहीं है, विश्व के सबसे बड़े बड़े विचारक लोग, महान विचारक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। 1994 में स्वामी विवेकानंद की जो शिकागो धर्म सभा की सहभागिता, उसकी शताब्दी मनाई गई सारे विश्व में। इतना बड़ा वो इवेंट था कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में जो भाग लिया 1893 में, 1893 में, उसकी शताब्दी मनाई गई। सेंटेनरी ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स, और शताब्दी सारे विश्व में मनाई गई। यूनेस्को द्वारा पेरिस में मनाई गई। तब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल फेडरिको मेयर को पूछा गया कि भाई स्वामी विवेकानंद की इस प्रकार से शिकागो धर्म सभा में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया, उसकी शताब्दी मनाने का क्या मीनिंग है, आपको क्या, उसकी क्या प्रासंगिकता है? तब फेडरिको मेयर ने कहा कि आज हमें स्वामी विवेकानंद के संदेश की बहुत आवश्यकता है। जिस समय उन्होंने संदेश कहा था उतनी जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा अभी हमें उसका संदेश, विश्व शांति का, सर्वधर्म समन्वय का संदेश आवश्यक है। विश्व शांति के लिए, सारी सभ्यता को बचाने के लिए अभी और भी आवश्यक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था, आई वॉज इंडीड स्ट्रक बाय द सिमिलरिटी between the constitution drawn up by Swami Vivekananda in 1945, in 1897 with the constitution drawn up by UNESCO in 1945. यूनेस्को द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया गया, उसमें उन्होंने जो विश्व शांति की बात, सर्वधर्म समन्वय की बात और निम्न वर्ग के लोग, निम्न लोगों के और गरीब लोगों की सेवा की बात, ये जो कुछ भी बात कही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, स्टेट, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, सबकी सेवा करनी पड़ी, ये सब जो बातें यूनेस्को ने प्रीएम्बल में उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन 1945 में लिखी है। फेडरिको मेयर बोलते, जब मैंने स्वामी विवेकानंद ने जो 1897 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सेम लैंग्वेज, व्हाट ए विजनरी ही वाज,
कि इतने साल पहले उन्होंने ये सब बातें बोल दी। आज हम जो कर रहे हैं उन बातों को स्वामी विवेकानंद वाज सच ए ग्रेट विजनरी कि उन्होंने उसको उस समय कर दिया था। और स्वामी विवेकानंद आज हम सारे विश्व में कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लीडरशिप, जिस लीडरशिप की बात कही जाती है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है सर्वेंट लीडरशिप। 1976 में उन्होंने किताब लिखी थी, रॉबर्ट के ग्रीनलीफ ने। किताब का नाम है सर्वेंट लीडरशिप। पर अभी वो सारे विश्व में सभी जितने कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां ये सर्वेंट लीडरशिप को मानती है कि सर्वेंट लीडरशिप इज लीडिंग बाय एग्जांपल, लीडिंग बाय एग्जांपल, नॉट बाय हायर एंड फायर मेथड। वो मेथड चला गया। मैनेजिंग द न्यू मिलेनियम, पीटर ड्रकर ने कहा, managers and executives from now onwards are going to be more and more ineffective with no authority whatsoever over their subordinates. नए न्यू मिलेनियम, मैनेजिंग द न्यू मिलेनियम नाम की पुस्तक में पीटर ड्रकर, बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कहते हैं अब मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं, उनके सबऑर्डिनेट। They are going to be more and more ineffectual with no authority whatsoever over their subordinates. Why? Because it is a society of the knowledge workers. अब knowledge workers का जमाना आ गया, blue collar job चली गई, सभी white collar job वाले हैं, and the persons whom you are trying to control are having better knowledge about computers and about other subjects. How do you control? The only way you can control your subordinates now is by servant leadership, not by hire and fire method. वो पहले जमाना गया कि जब आप authority के द्वारा, अपनी पावर पोजीशन के द्वारा आप किसी पे नेतृत्व कर सकते थे। अब जिस नेतृत्व की बात स्वामी विवेकानंद ने 1897 की थी, वो बात आज सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, दैट इज सर्वेंट लीडरशिप। कि आप सेवक बनो, सेवक बन करके आप और अच्छे नेता बन सकोगे, दूसरे लोगों का नेतृत्व कर सकोगे और सारा परिवर्तन आप ला सकोगे इफ यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट थ्रू योर ओन लीडिंग बाय एग्जांपल, नॉट बाय प्रिसेप्ट। मुंह के द्वारा बोल के नहीं, केवल प्रवचन दे करके नहीं, खुद के एग्जांपल के द्वारा, खुद करके बताओ, आगे बढ़ो। ऐसा सब लोगों को मत बोलो तुम लोग आगे बढ़ो, सब लोगों को बोलो तुम लोग मेरे पीछे और मैं आगे बढ़ता हूं, और सबसे पहली बंदूक मुझे लगेगी मेरी छाती में, वो लीडर सक्सेसफुल होगा और कोई नहीं हो सकता। किसी भी संस्था में जो लीडर है उसको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, मैं फेस करूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आओ। दैट इज रियल लीडर इन एनीथिंग, चाहे वो वॉर में हो, आर्मी में भी। यदि कोई कर्नल बोलेगा, ब्रिगेडियर बोलेगा, ए तुम लोग जाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो पीछे रहेगा, नहीं आएगा। और लीडर आगे बोलेगा, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, डोंट वरी, बर्न द ब्रिजेस, ब्रिज है ना, उड़ा दो ब्रिज को, वापस नहीं आना है, या फतेह या विदा, नो थर्ड ऑल्टरनेटिव, ब्रिज को उड़ा दो। ये सामने आता है लीडर, उसको फतेह होना ही है, जो इस प्रकार का विल पावर करता है, जो लीडर अपने एग्जाम्पल के द्वारा लीड करता है। सोचो कितना मोटिवेट हो जाता है वो मास। तो एवरीवेयर, वेदर इट इज इन द वॉर, इन द आर्मी, वेदर इट इज इन द वॉर ऑफ एवरीडे अफेयर्स, वेदर इट इज द कॉर्पोरेट सेक्टर, एनी सेक्टर, कोई भी जगह पर लीडर हैज टू शो द वे बाय हिज ओन एग्जांपल, और उसको सबसे आगे बढ़ना है और उसको सेवक बनना है, उसको दूसरों पर ऑर्डर नहीं बताना है। डोंट बॉस ओवर अदर्स। स्वामी जी ने कहा, पत्र में लिखा, एज द यांकी से, डोंट बॉस ओवर अदर्स, ट्राई टू बी द सर्वेंट्स ऑफ ऑल एंड देन यू विल बी एबल टू कॉन्कर देयर हार्ट्स बाय योर लव। उनका, जिनको तुम लीड कर रहे हो, उनको प्रेम के द्वारा उनका हृदय जीत लो, फिर वो तुम्हारे हो जाएंगे और फिर आपको विक्ट्री इज श्योर टू कम, आपको जीत अवश्य मिलेगी, बट यू गो फॉरवर्ड। ये जो आज रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने जो कहा था, उनको मिला था एक किताब में से, एक लियो नाम का वो पर था, एक नौकर उस जर्नी में जा रहा है और सभी लोग, लियो क्या करता है, सबकी सेवा करता है,
किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को खाना चाहिए, सब कुछ। और सब जितने पूरी पार्टी में जितने लोग थे जो यात्रा कर रहे थे, लियो 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 करते हैं। लियो के बिना कोई नहीं रह सकता। अचानक एक दिन लियो गायब, यात्रा वहीं रुक गई, यात्रा आगे नहीं जाती। क्यों? सब काम लियो करता था। बाद में पता पड़ा लियो वाज रियली बहुत बड़े एक सन्यासी थे, बहुत बड़े एक सन्यासी संप्रदाय के बहुत बड़े लीडर थे। अब वो छद्मवेश में सबकी सेवा कर रहे थे, और जिस प्रेम के साथ वो सेवा कर रहे थे, उन्होंने सबका दिल जीत लिया और वो ऑटोमेटिक लीडर बन गए। उनके पास कोई पावर पोजीशन नहीं था, पर कैसे लीडर बने? बिकॉज ऑफ हिज सर्विस एटीट्यूड। उसमें से प्रेरणा लेकर के रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्वेंट लीडरशिप कैसे उसको अप्लाई किया जाता है उसके बारे में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, कई कंपनियों ने एक्सपेरिमेंट किए, और इन कंपनियों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ये सब उन्होंने सर्वेंट लीडरशिप किताब में लिखे हैं कि रियली सर्वेंट लीडरशिप इज द बेस्ट मॉडल ऑफ लीडरशिप। आज सारे विश्व में कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्वेंट लीडरशिप को माना जाता है। तो स्वामी विवेकानंद, इन्होंने तो बहुत साल पहले, आज आप लोग सर्वेंट लीडरशिप की बात कर रहे हैं, 100 साल पहले स्वामी जी ने इसकी बात कही और अपने जीवन में आचरण करके बताया व्हाट इज सर्वेंट लीडरशिप। उन्होंने आचरण करके बताया। साधारण क्या होता है? सामान्यतः यदि कोई लीडर मर जाता है तो उसने जिस संस्था को शुरू किया वो बाद में थोड़े समय के बाद या तो मर जाती है या ऑक्सीजन पर चलती है। पर स्वामी विवेकानंद ऐसे अद्भुत लीडर थे, उन्होंने एक संस्था शुरू की, रामकृष्ण मिशन, और जब उन्होंने महासमाधि ली 4 जुलाई 1902 को, मात्र 39 वर्ष की उम्र में, तो केवल 5 सेंटर थे रामकृष्ण मठ मिशन के, एक न्यूयॉर्क का और 4 सेंटर थे भारतवर्ष में, इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर्स है बेलूर मठ कलकत्ता में। और आज 1897 से आप सोचिए आज कितने साल हुए? 120 साल बाद आज क्या स्थिति है? सारे विश्व में रामकृष्ण मठ मिशन के 190 सेंटर हैं, 190 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसमें 50 विदेश में है, 140 भारत में है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी है, यहाँ रायपुर में, नारायणपुर में। और ये 190 सेंटर्स को छोड़ करके 1000 सेंटर ऐसे हैं जिनका संचालन हम लोग नहीं करते, हमारा गृहस्थ भक्त करते क्योंकि हमारे सन्यासियों की कमी है। तो ये 1000 सेंटर में भी ये रामकृष्ण मिशन के साथ हमारे साथ तालमेल करके 1000 सेंटर काम करते हैं। और शारदा मठ अलग है बहनों के लिए, वो शारदा मठ एंड मिशन भी अलग है। इस प्रकार से इतना सारा एक्सपांशन हो गया लीडर के जाने के बाद। लीडर ने तो छोड़ दिया शरीर, पर इस प्रकार का विजन और मिशन रख करके गए, इस प्रकार से लीडरशिप उन्होंने की कि आज इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है। और इतनी सारी डिमांड है सारे विश्व में से रामकृष्ण मठ मिशन के सेंटर खोलने के लिए। वेदांत सेंटर वहां पर विदेश में वेदांत सेंटर खोलने की वहां पर लगी हुई है। वेदांत सेंटर लगने वहां पर खोलने के लिए वो लोग बहुत लालायित है। और इसमें से एक्सपांशन कैसा हुआ कि आज 14 इंडोर हॉस्पिटल, 90 आउटडोर हॉस्पिटल, इनके माध्यम से 1 करोड़ दर्दियों की सेवा होती है प्रत्येक वर्ष। और 6000 शैक्षिक संस्थाएं जिसमें 6 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखिए नारायणपुर में, छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऐसे कई प्रोजेक्ट कई जगह पर चल रहे हैं, रांची में चल रहा है, वहां अरुणाचल प्रदेश में चल रहे हैं ऐसे ट्राइबल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और फिर डिजास्टर रिलीफ, जब भी कोई आपत्ति होती, जब भी कोई विपत्ति आती है तो तुरंत आपातकालीन वो संस्था जो रिलीफ वर्क और रिहेबिलिटेशन वर्क तो करोड़ों रुपए के होते रहते हैं। ये सब सेवाएं ये केवल रामकृष्ण मिशन के द्वारा हो पा रही है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा विजन दिया। एक पत्र में आपको बताऊंगा जो स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा विजन और पूरा मिशन एक पत्र के माध्यम से उन्होंने रखा है। मिस मैरी हेल को उन्होंने लिखा था पत्र अल्मोड़ा से 1897 में, 11 जुलाई 1897 1897 में उन्होंने अल्मोड़ा से पत्र लिखा था मिस मैरी हेल को। आप जैसे जानते हैं अमेरिका में मिसेस हेल, मिस मैरी हेल के जो मदर माँ थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को सबसे पहले वो भोजन दिया जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे शिकागो में।
और उन्होंने अपनी सारी आशा छोड़ दी थी, तब उनको खिला करके उनको शिकागो धर्म सभा की ऑफिस में ले गए थे। वो मिसेस हेल की 2 कन्याएं थी और 2 भतीजियां थी। ये चारों वो हेल सिस्टर्स कहा करते थे स्वामी विवेकानंद। और मिस मेरी हेल को स्वामी जी ने कई पत्र लिखे हैं, बड़े इंस्पायरिंग लेटर्स, प्रेरणादायी पत्र, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद आपको मिलेंगे। उसमें से एक लेटर की बात मैं बोल रहा हूँ, जिसमें स्वामी विवेकानंद मिस मेरी हेल को लिखते हैं, My dear Mary, I had to talk a lot about myself because I owed that to you. Now I feel my task is done. At the most 3 or 4 more years of life is left behind. 1897, 1902 में शरीर गया, 5 साल पहले लिखते हैं, At the most 3 or 4 years of my life is left behind. 1897 लिखते हैं, I never wanted earthly enjoyments. I have lost all this by my salvation. I must see my machine. रामकृष्ण मिशन को मशीन बोलते हैं. I must see my machine in strong working order, and knowing for sure that I have put in a lever for the good of humanity, which no power can yet drive back. At least in India, I will sleep without caring what will be next. And may I be born again and again, and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races of all species, is the special object of my worship. इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने पूरा विजन और मिशन दोनों दे दिया कि मैं ये मशीन को करना चाहता हूं जिसको कोई रोक नहीं सकेगा, आज भी रोक नहीं पाया है, जिससे कि किसकी सेवा होगी? दरिद्रों की, रोगियों की, और यहां तक कि बदमाशों की। कैन यू अंडरस्टैंड? आज हम लोग प्रिजन में जाते हैं, प्रिजन रिफॉर्म करते हैं, जाते हैं वहां पर, जितने हमारे जेल खाने हैं वहां पर जाकर के कैदियों के साथ भी कैदी नारायण की भी सेवा करते हैं। न केवल दर्दी नारायण की सेवा, रोगी नारायण की सेवा, विद्यार्थी नारायण की सेवा, स्कूल कॉलेज में जाकर के, बल्कि कैदी नारायण की भी सेवा करते हैं जेल में जाकर के। उनको भी हम ये वेदांत का संदेश देते हैं स्टोरी के माध्यम से, और बहुत उनको शांति मिलती है, उनके बहुत परिवर्तन आता है उनके जीवन में, ये हमने देखा है। तो स्वामी विवेकानंद का मिशन, ये मिशन कैसा है? मे आई बी बोर्न अगेन एंड अगेन, और मैं बारंबार जन्म लेना चाहता हूं। किस लिए? मे आई बी बोर्न अगेन एंड अगेन, सफर थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज, सो दैट आई मे वर्शिप द ओनली गॉड दैट एग्जिस्ट। मैं उस ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं जिसको लोग गलती से मनुष्य बोलते हैं। I believe in that God who is ignorantly called by others as man. जो अज्ञानी लोग हैं जिनको मनुष्य बोलते हैं, उस भगवान की मैं सेवा करना चाहता हूं। शिव ज्ञान से जीव सेवा का श्री रामकृष्ण देव ने जो मंत्र दिया था, उसको स्वामी विवेकानंद ने परिणित किया, प्रैक्टिकल दिया, उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया, वेदांत के दर्शन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, ऐसा यदि वेदांत कहता है। और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यदि प्रत्येक जगह वही ब्रह्म विराजमान है, तो देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड वर्शिप। निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के इंट्रोडक्शन में ये बात कही, दिस इज द रियलाइजेशन व्हिच मेक्स विवेकानंद द ग्रेट प्रीचर ऑफ कर्मा, नॉट एज डाइवर्स फ्रॉम बट एज एक्सप्रेसिंग ज्ञान एंड भक्ति। To him the workshop, the farmyard, the laboratory are as true and fit things for meeting God with man at the door of a temple or the cell of a monk. कि ये जो स्वामी विवेकानंद ने कर्मियों की विभावना की, किस प्रकार से? Not as diverse from, but as expressing ज्ञान एंड भक्ति। क्यों? क्योंकि ज्ञान और भक्ति कैसे हुआ? यदि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही परमात्मा विराजमान है, तो मैं सोशल सर्विस नहीं कर रहा हूं, मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य के भीतर के देवता को, उसके परमात्मा की मैं पूजा कर रहा हूं, तो मैं ज्ञान और भक्ति, ज्ञान योग और भक्ति योग कर रहा हूं। ऐसा नया स्वरूप उन्होंने दिया। एंड नो डिफरेंस henceforth बिटवीन सेक्रेड एंड सेक्युलर। अब वो आध्यात्मिकता और व्यावहारिक जगत में वो जो खाई थी उसको पूर्ण कर दी स्वामी विवेकानंद। ऐसे बड़े विजनरी थे, ऐसे बड़े लीडर थे। उन्होंने क्या कहा? नो डिफरेंस henceforth बिटवीन सेक्रेड एंड सेक्युलर, टू वर्क इज टू वर्शिप, टू लेबर इज टू प्रे, टू कॉन्कर इज टू रेनाउंस। नई डेफिनेशन दे दी, टू वर्क इज टू वर्शिप। एंड और फिर उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक कार्य को पूजा में परिणत करने का बड़ा सुंदर उपाय दे दिया, व्यावहारिक वेदांत। और उन्होंने कहा, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन से हैं? रोगी देवो भव, दरिद्र देवो भव। दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो। और केवल उपदेश देकर के नहीं गए, उन्होंने प्रैक्टिकली रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और सर्वेंट लीडरशिप का मॉडल देखिए उन्होंने क्या बनाया। उन्होंने ये कहा कि यदि मेरे गुरु भाई बोलेंगे कि कल से तुम्हारा काम केवल लेटरिन साफ करना है, तो मैं वो काम करूंगा, सहर्ष स्वीकार करूंगा। आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल सर्वेंट्स। मैं मास्टर नहीं हूं, मैं सर्वेंट हूं। मैं बॉस नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं। और सचमुच में रामकृष्ण मठ मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी विवेकानंद खुद नहीं बने। स्वामी विवेकानंद खुद नहीं बने। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के गुरु भाई को उन्होंने रामकृष्ण मठ का मिशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया। और जो कुछ पैसा वो लाए थे, बहुत मेहनत करके, बहुत लेक्चर दे करके जो कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था दान, वो सब जैसे ही आए भारत में तुरंत स्वामी ब्रह्मानंद जी को सौंप दिया। बोले अब मैं निश्चिंत हो गया। संस्था के लिए पैसा था, उनके खुद के पास पैसा नहीं था। बाद में खेतड़ी के महाराजा को पैथेटिक लेटर आप पत्र पढ़ेंगे तो आपको आंख में आंसू आ जाएंगे कि बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद कि मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है और मुझे ये रोग का ट्रीटमेंट कराना है। यदि आप कुछ पैसा दे सके मेरे ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? जो कुछ आया था वो सेवा का काम का था, वो पूरा मैंने अपने गुरु भाई ब्रह्मानंद जी महाराज को दे दिया। ये सर्वेंट लीडरशिप कि उन्होंने खुद अपने पास कुछ नहीं रखा, पावर पोजीशन कुछ भी नहीं रखा, ये सब दूसरों को दे दिया। ये जो प्रणाली उन्होंने शुरू की, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसके कारण कि उन्होंने अपने विजन को पूर्ण स्वरूप देने के लिए जो मिशन शुरू किया, वो रामकृष्ण मिशन एक आदर्श के रूप में चलता है। परंतु ये तो हमने कहा इंस्टीट्यूशन बिल्डर, जिसमें उन्होंने सर्वेंट लीडरशिप की। और एक ऐसे बड़े लीडर थे, ऐसे महान लीडर थे जिन्होंने कई लीडरों को जन्म दिया। हमारे देश के जितने बड़े लीडर हुए, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी जब हमारे बेलूर मठ में हेडक्वार्टर में आए, हमारे रामकृष्ण मठ में से हेडक्वार्टर बेलूर मठ, तो 30 जनवरी 1921 को आए थे। तो सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी का मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि आया हूँ। पर मैं यहाँ के युवकों को एक ही बात कहूंगा, जब इस महान स्तर पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ा है। उनको पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, छत्रपति राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की किताबें। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को कोट कर देते थे। क्यों? स्वामी विवेकानंद की किताब जो पत्रावली नाम की किताब थी बंगला में उस समय, वो तो उस समय सीआईडी डिपार्टमेंट ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था। यदि स्वामी विवेकानंद की किताबों पर आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हम क्रांतिकारियों की इस योजना को असफल नहीं कर पाएंगे। ये रिकमेंडेशन दिया था स्वामी विवेकानंद की किताबों पर प्रतिबंध लाना चाहिए, क्योंकि जब भी वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट जब जाती थी, पुलिस किसी क्रांतिकारी के घर में बॉम्ब है या नहीं देखने के लिए, तो कभी बॉम्ब मिलते थे कभी नहीं मिलते, 2 बॉम्ब सब जगह मिलते थे, भगवत गीता की किताब और स्वामी विवेकानंद की किताब। तो ये बॉम्ब, स्वामी विवेकानंद की किताब बड़ी डेंजरस मानी जाती थी, बॉम्ब के समान। तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को प्रोस्क्राइब करना, प्रिस्क्राइब नहीं प्रोस्क्राइब, उसको कट ऑफ कर दो, उसको निकाल दो, किसी को पास। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की किताब रखने से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की नजर पड़ती थी। इससे बचने के लिए हम लोग स्वामी विवेकानंद के पत्र पूरे के पूरे अपने पत्र में लिख करके अपने मित्रों को डालते। अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप स्वामी की किताब पढ़ेंगे, कोई पुलिस आपको पकड़ने वाली नहीं है। इतना अभी हम आजाद हो गए हैं कि नाउ यू कैन रीड द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपको पकड़े नहीं। क्यों? स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रहे हो, क्रांतिकारी हो क्या? और पुलिस यदि आएगी तो बोलना हाँ मैं क्रांतिकारी हूं। अब भारत को महान बनाना है, इसलिए स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रहा हूं। ये हमारे लिए स्वामी विवेकानंद की किताबें एक महान खजाना लेकर के आती है। मेरा समय हो चुका है, फिर भी मैं छोटी सी घटना बता दूं कि एक लड़का था, 9th क्लास में पढ़ता था, कटक के हाई स्कूल में।
उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई। इतना प्रभावित हो गया तो तुरंत गया रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनने के लिए। तो बनारस में उस समय थे स्वामी ब्रह्मानंद जी हमारे अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे को देश की सेवा अन्य प्रकार से करनी है, उसको ना बोल दिया। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक और लड़का था 10वीं कक्षा में पढ़ता था, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई। वो तुरंत चला गया बेलूमठ रामकृष्ण मिशन का साधु बनने के लिए। तो उसको बोला गया भाई अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, पहले ग्रेजुएशन करो और तुम्हारी उम्र कम है, 18 से कम नहीं चलते हैं, ग्रेजुएशन करके बाद में आओ। फिर अल्मोड़ा गया, वहां 2 महीना रहा, वहां भी वही बात कही। 2 साल हिमालय में रहा, फिर वापस अहमदाबाद आया। वहां पर से राजकोट में गया। उस समय राजकोट में रामकृष्ण आश्रम के अध्यक्ष थे स्वामी आत्मस्थान जी महाराज। उन्होंने कहा कि बेटा तेरे को देश की सेवा अलग प्रकार से करनी है। तो बाद में अध्यक्ष उसने कहा, अभी तो आत्मस्थान जी महाराज सारे रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष हो गए हैं, 98 साल की उम्र है उनकी, कलकत्ता में है। तो उनको भी उस युवक को उन्होंने कहा तेरे को देश की सेवा अलग प्रकार से करनी है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वामी विवेकानंद ऐसे लीडर थे, अपने जीवन काल में उन्होंने कई लीडर को तैयार किया और उनके जाने के बाद भी उन्होंने यही कहा था, it may be that I shall find it good to get outside of this body to pass it off like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना कभी बंद नहीं करूंगा जब तक एक विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, जिसकी देवता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। आज भी स्वामी विवेकानंद है, सूक्ष्म रूप में है, विशेष करके अक्षर देख रूप में अपनी किताबों में है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। उन्होंने कहा था फ्रेंच मनीषी रोमा रोला को, जो नोबेल प्राइज विनर थे। और फिर नोबेल प्राइज रोमा रोला ने जब किताब पढ़ी, इतने प्रभावित हो गए कि उसके बारे में उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद किताबों के बारे में, हिज वर्ड्स आर ग्रेट म्यूजिक, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are to the pages at a 30th distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज 30 वर्षों बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूँ, मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, विद्युत का झटका लगता है, इतना उसमें पावर है। उस पावर के कारण उन किताबों को पढ़ करके कितने महात्मा गांधी आदि, सुभाष चंद्र बोस आदि कितने नेता और आज के नेता, ऐसे कई नेताओं का निर्माण इन किताबों ने किया। ऐसे महान लीडर थे स्वामी विवेकानंद। तो आज ये फ्यूचर लीडर्स जितने बैठे हैं उनको मैं कहूंगा कि भाई मोबाइल से SMS भेजना, व्हाट्सएप भेजना, सब करो, मुझे कोई हरकत नहीं है, परंतु रात को मोबाइल को चार्ज करना, नहीं तो SMS भी नहीं जाएगा, व्हाट्सएप भी नहीं जाएगा, बैटरी चार्ज करना। अरे वो तो हम करते ही हैं, हमको मालूम है। तो रात को जब बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल की, तो प्लग को डालते हो सॉकेट में, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, SMS सब जाता रहता है। तो ये मोबाइल की बैटरी जब चार्ज करते हो, तो मेरा एक और नम्र अनुरोध है, साथ साथ में अपनी मेंटल बैटरी भी चार्ज करना। हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब लेना, जब तक मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी तुम्हारी मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी और तुम महान लीडर बनोगे और सारे देश को चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण विश्व निर्माण का स्वामी विवेकानंद का सपना सिद्ध करने में तुम सब ये कर सकोगे। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, वे हमें शक्ति प्रदान करें कि इतने महान लोग लीडर, उसकी कुछ क्वालिटी हमारे में भी आए और उन्होंने जो उनकी किताबें पढ़ करके उनके संदेश को ग्रहण करके हम अपना चरित्र निर्माण कर सके, एक आदर्श नेता बन सके, दूसरे नेताओं को भी हम अभी इसको प्रेरणा दे सके और चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण का स्वामी जी का स्वप्न हम सिद्ध करने में यंत्र स्वरूप बन सके। ऐसी शक्ति हमें स्वामी जी दे, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये हमारे अंदर एक स्फूर्ति लाए हैं, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। लेकिन स्वामी जी, एक चीज़ जो मुझे बहुत पुरानी बात आज याद आई कि उस समय हमें छोटे छोटे ब्रोशर्स दिया जाता था स्कूल में और हमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए जाते थे और उसमें हमें बोलने के लिए
हमें उस समय फोर्स किया जाता था, लेकिन उस फोर्स करने के हिस्से में जो हम लोग शामिल हुए, उसमें हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें आई जो हम नहीं पढ़ते थे, जिन पन्नों को हम पलटना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ अपनी किताबों को पलटने में ही मतलब रखते थे, लेकिन हम स्वामी विवेकानंद की उन किताबों को पढ़ने में उस समय बहुत फोर्स महसूस करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी और थोड़ा मैच्योरिटी आया, तो उसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि आज जो हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हैं, उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं, और उसके उस चीज़ को शामिल करते हुए हम अगर अपने जीवन में इन इनपुट्स को लाएं, तो जिसके लिए छोटे सा एक सजेशन, पता नहीं मैं बहुत मतलब मैं उसको सजेशन देने की हैसियत नहीं रखती हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे रिमाइंड किया, क्लिक किया, उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग आजकल की व्यस्तता में, दौड़ भाग में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम उन पुराने मूल्यों को जो हमारे अंदर ही स्थित है, उनको हम याद नहीं रखते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ में भी उस तरीके की हमको प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम, जैसे आज के ही दिन में, हम उन मूल्यों पे बात कर सकें या हम अपनी भी अभिव्यक्ति दे सकें। चूँकि मैं एक एंथ्रोपोलॉजी की भी स्टूडेंट हूँ, तो उस चीज़ को मैं आज बेहतर समझती हूँ कि हाँ, जो वो बोलना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे। तो हम अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके अगर उनकी बातों को हम रखने का एक प्लेटफॉर्म रखें, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हमें उस तरीके का यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिले तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू। Are you a teacher? No, I'm not a teacher. I am a research scholar in this department. I have studied from this department only. वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you. अभी मैं आपको नम्र निवेदन करूंगा, मेरी वेबसाइट है swaminikileshwaranand.com, उसमें आप जाइए। उसमें टीचर इज ट्रॉज व्हीलर ऑफ चेंज नाम की किताब है, वो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और भी बहुत सारे डीवीडीज हैं, मेरे लेक्चर्स हैं, यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उसमें मैंने कॉन्क्रीट सजेशन दिए हैं, हाउ टू ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल। तो ये आप उसको देख लीजिए। और दूसरा, आपने जो कहा था कि आपने कंपटीशन पार्ट किया है, अभी भी हर साल स्वामी विवेकानंद की कंपटीशन विवेकानंद आश्रम में होती है। डॉक्टर ओपी वर्मा, अभी मैं तो अभिनंदन देना चाहूंगा कि डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा का जब चयन किया गया है इस विवेकानंद पीठ के प्राध्यापक के रूप में, तो उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी यहाँ पर इस मंच के माध्यम से, आपने जैसा कहा, वो सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के विभिन्न विचारों में भी हो सकता है कोई उसे सहमत न हो, लेट देम बी डिबेट ऑन दैट, और ये डिबेट वगैरह का प्लेटफॉर्म हो और विचारों को प्रस्तुति करने का प्लेटफॉर्म हो और छोटी छोटी किताबों ब्रोशर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। इस प्रकार का भी आपके चेयर में होगा, ऐसा मैं सजेशन देता हूँ। बट दिस इज वेरी गुड सजेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपने तब के समय को रिकॉल किया जब आप बच्ची थी, राइट? आश्रम ने अपनी परंपरा और व्यवस्था को बदला नहीं है। आज भी जब 12 जनवरी का कार्यक्रम होता है या आश्रम में जिस समय कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं भी बहुत बार निर्णायक भूमिका में रहा हूँ। जिन स्कूल की बच्चियों के डिबेट का निर्णायक रहा हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी में इस समय वो प्रोफेसर हेड है। हम लोग इतने पुराने हैं। आश्रम ने अपनी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। आप में परिवर्तन हुआ, उसका आकलन किए बिना आप माताओं के लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं बांटने की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से। क्योंकि बच्चों के लिए आज भी बंटता है, लड्डू भी बंटता है, पुस्तिकाएं भी बंटती हैं लड्डू के पैकेट के साथ विद्यार्थियों के लिए। अब 12 जनवरी के कार्यक्रम में कभी आप आए तो आपको वो सब मिलेगा। फिर भी इस पीठ के प्लेटफॉर्म से जैसा कि स्वामी जी ने निर्देश दिया है, तो हम लोग कोशिश करें। यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए प्लेटफॉर्म, और यूनिवर्सिटी में भी, हाँ, विवेकानंद आश्रम में द्वारा होता है। इनका ये कहना था यूनिवर्सिटी आल्सो शुड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक दैट विल बिकम नाउ इजियर बिकॉज ऑफ दिस न्यू चेयर दैट हैज बीन ओपन। और ये जो चेयर और ये विवेकानंद स्टडी सर्कल जो शुरू हुआ है, विवेकानंद मंच, उसके माध्यम से भी ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मेरी एक बात है
एक बात और है, एक कहानी सुनाता हूं। अकबर के पास बड़े दरबारी आए। बीरबल ने कहा अकबर जी को, जहापना कि जितने आपके दरबारी हैं ये सब मक्खन पॉलिश करने वाले हैं, ये कोई काम के नहीं है। तो अकबर ने कहा बीरबल, तू मेरे दरबारियों की इस प्रकार से निंदा करता है, अपमान करता है, तू जानता नहीं ये दरबारी मेरे लिए जान दे सकते, जान। बीरबल ने कहा जहापना गुस्ताखी माफ हो, जान देने की बात अलग, एक लोटा दूध भी ये लोग नहीं लेंगे आपके लिए। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, मेरे दरबार का अपमान। बोले परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए। एक हौज बनाया गया, सभी दरबारियों को रात को उस हौज में एक लोटा दूध बादशाह को गिफ्ट में देना है, भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप। दूसरे दिन देखा गया हौज में केवल पानी, एक बूंद दूध नहीं था। क्यों? सभी दरबारी ने सोचा था इतने सारे दरबारी अपना अपना लोटा दूध डालेंगे, उसमें मेरा पानी कहां दे। ये हम सब की कहानी है। हम सोच रहे हैं वो ऐसा करेगा तो देश का कल्याण होगा, वो ऐसा करेगा तो देश का कल्याण होगा, वो ऐसा करेगा देश का कल्याण होगा, मैं लास्ट में अपना पानी दूंगा। Be the change that you want to bring about. जो चेंज आप ब्रिंग अबाउट करना चाहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। स्वामी जी ने कहा था चरित्र निर्माण, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कैन आई हैव 1 minute more for reading book of Swami Vivekananda? Can I give 1 minute more for prayer? Can I give gift of one small book? एक किताब है थॉट्स ऑफ पावर, उसको मैं एटम बॉम्ब बोलता हूँ। स्वामी विवेकानंद के जितने कंप्लीट वर्स हैं उसका सिलेक्शन, छोटे छोटे बहुत पावरफुल शब्द, एक एक वाक्य ऐसा है जो आपके जीवन को बदल दे। ऐसी एक किताब है शक्तिदायी विचार, थॉट्स ऑफ पावर, अंग्रेजी में उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है शक्तिदायी विचार। आप शक्तिदायी विचार 10 खरीद लो। यू स्टार्ट विथ योरसेल्फ। No, 10 copies. Okay. 10 copies you have to purchase and you have to give to 10 friends. 10 मित्रों को देना है with the condition उनको अच्छी लगे। प्राइस कोई 5-6 रुपया है, आपको कंसेशन दे देंगे, चलिए। ये 10 कॉपी आप खरीदेंगे और 10 मित्रों को प्रदान करेंगे विद द कंडीशन, यदि आपको अच्छी लगे तो 10 कॉपी वो अपने मित्रों को देंगे। आप सोचिए, आपने 10 को दिया, वो 10 ने 10 को दिया, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड 10,000, पूरा फ्यूजन रिएक्शन हो गया, सारा समाज बदल जाएगा, ऐसा पावर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद की किताब की तरफ। लेट अस स्टार्ट विद माय सेल्फ। केवल आपके लिए, सभी के लिए। आप एक किताब से शुरू कीजिए, एक किताब परचेज कर लीजिए, आपको अच्छी लगे 10 कॉपी खरीदिए, 10 फ्रेंड्स को दीजिए, 10 फ्रेंड्स विल गिव टू 10 फ्रेंड्स, ऐसा करके that will start the reaction. Let us do something concrete. आज मकर संक्रांति के दान का बड़ा पुण्य मैं कहता हूँ, इस स्वामी विवेकानंद की किताब के दान से और बड़ा दान कोई दुनिया में नहीं हो सकता। आज से शुरू करो, वहां पर से ले आओ विवेकानंद, हमारे विवेकानंद आश्रम में आपको बुक स्टॉल में से मिल जाएगी, किताब मिल जाएगी, आप ले लीजिए, एक साथ ले आइए, यूनिवर्सिटी में सबको दीजिए, एक पहले तो आप सबको एक दे दीजिए और बाद में वो लोग 10 करके खरीद करके सबको दे दिया। मकर संक्रांति में दान का बड़ा महत्व है। ऐसा करो, मैं लेट मी स्टार्ट विद माय सेल्फ। ये जितने कैंडिडेट हैं इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सबको मैं देता हूं दान। चलो, मैं सबको लीडिंग बाय एग्जांपल, सर्वेंट लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जांपल। आई विल गिव फर्स्ट ऑफ ऑल ये सत्यदेव विचार आप सबको मैं दूंगा, फिर आप लोग अपना शुरू कीजिए। लेट अस स्टार्ट विद आवरसेल्फ एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, होरी करे को कब। तो अभी ये लोग कब तक मिलेंगे? अभी कभी मैं किताब मंगवा लेता हूँ, अभी कभी किताब मंगवा। जो लोग एब्सेंट हैं उनको क्यों दूं? ये सबका अटेंडेंस ले लो, ये सबका अटेंडेंस ले लो, ठीक है? I want to say something.
Yes, I want please, to say please. something. Like if you told that we can contribute by distributing books as well. One idea I want to share with you all is, like we are in the global world, we are living with the technology, smartphones. Why can't we every day contribute the thoughts of Swami Vivekananda and we can pass over it every morning? That's the better way to start our day. ये हो रहा है, सुनिए, बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप आ गए स्वामी विवेकानंद के नाम से। मेरे पास 5 ग्रुप है और सब रोज सुबह एक मैसेज में दे देता हूँ और वो ग्रुप आप शुरू कीजिए। मैं कोई एक का मेरे को देना, मेरे पास इतना सारा टाइम, इतना मेरे पास मेमोरी नहीं है, मेरा ये मोबाइल खत्म हो रहा है, इसलिए कोई एक को मैं भेजूंगा, वो आप लोग ब्रॉडकास्ट कीजिए एंड यू मेक वन ग्रुप और उस ग्रुप को आप लोग ब्रॉडकास्ट कीजिए, मैं एक को दूंगा। ऐसा करता मैं ओपी वर्मा को मेरे ग्रुप में डाल देता हूँ। ओपी वर्मा आपको मैं ग्रुप में, अगर मेरा जय स्वामी जी जो ग्रुप है उसमें आपको डाल दूंगा, आप ये बाकी लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप में आप डाल दीजिए। मैं एक हमारे ठाकुर ग्रुप है हो गया, ठीक है, बट ये दैट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर शक्तिदेव विचार, दैट नॉट, ये तो होगा ही। अब इसको इन लोग का नाम और ये लिख लो, नाम लिख और मैं किताब एज अर्ली एज पॉसिबल आपको किताब में पहुंचा देता हूँ। ये आज लोग 1 घंटा तो रहेंगे ना, मैं देखता हूँ अभी कभी मिलती है, पर आज से शुरू करना है रीडिंग। काल करे सो आज करे सो फल मत पढ़ रहे होगी, बहुरी करे मुझे भेजिए, मैं सुबह 4:30 बजे मैं सुजाती, मैं सबको ग्रुप में डालूंगी, मैं सबको डालूंगी सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे आपको ध्यान वो लोग झाड़ू नहीं उठाने वाले। तो यू स्टार्ट समथिंग एंड दे विल फॉलो। इन द बिगिनिंग दे विल बी क्रिटिसिज्म, निंदा होगी, पर धीरे धीरे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? ओके, बी अ गुड लीडर, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू स्टार्टेड दिस। करना चाहती एक्चुअली माइक दे दो। स्वामी जी, मैं प्रश्न नहीं करना चाहती, इतने अच्छे विचार हैं और यहाँ प्रश्नों का होना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जब शांति हो जाती है तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही व्हाट्सएप वाली, हम लोग थोड़े आलसी हो गए, सही बात है, पुस्तक छोड़ के व्हाट्सएप पे जा रहे हैं। तो मैं यही चाह रही थी कि व्हाट्सएप में लोग है ना गलत प्रयोग भी बहुत करते हैं, तो जो स्वामी जी के विचार सही में जो आपकी जो सोच है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी जब तक लोग यहाँ जितने बैठे हैं अवेयर ना हो, वो कुछ और भी मैसेज डाल देते हैं। तो स्वामी जी के विचारों को ज्यादा ध्यान दें और उसी को आगे बढ़ाएं और अपने किए गए कार्यों की व्याख्या करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा सोची मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बात सबके साथ हर कोई करना चाहता है अपने से नीचे वर्ग के लोगों के लिए। रोज सुबह उठ के सोचता है कि आखिर वो भी, जब मैं छोटी थी तो मुझे सिखाया जाता था कि तुम ब्राह्मण हो, हिंदू घर की हो, तुमको नहीं खाना चाहिए। फिर जब मैं स्कूल में गई, पढ़ी, जब मुझे समझ में आने लगी चीजें कि जब गॉड ने सबको एक जैसा बनाया, तो फिर किसी का टिफिन खाने में या किसी का जूठा पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोगों को खून सब में एक जैसा है, 72 पर मिनट बीट हार्ट सबका धड़क रहा है। लेकिन कभी-कभी में भी बाकी लोगों के आता है कि नहीं, मुझे मैं हेल्प भी करती हूँ लोगों की, पर समटाइम्स ये हिंदुत्व जो है मेरे अंदर भर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं मेरे को रोड़ा जरूर बनता है। मैं किसी की हेल्प करती रहूंगी, फिर अचानक से मेरे को लगता है नहीं यार, ये सेम वे ये नहीं दूसरे जात का हो जाता है, तो वो मैं अपने अंदर से कैसे खत्म करूं? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नाउ आई एम गिविंग द सॉल्यूशन, आई एम गिविंग द सॉल्यूशन। आप जूठा मत खाना, ओके? परंतु दूर से आप उसको रोटी दे सकते कि नहीं? हाँ, दे सकती हूँ। वो दो, उतना करो, स्टेप बाय स्टेप करो। सबके भीतर में भगवान है ऐसा समझ करके, निम्न वर्ण के लोग हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही है, उसकी सेवा करो, बिना छुए सेवा करो। चलो उस तरह से शुरू करो, बाद में अपने आप सब ठीक हो, ठीक है? स्टार्ट विद समथिंग।